गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आपकी जो थ्योरम थी, कल जो आप थ्योरम कर रहे थे, थ्योरम नंबर 5.3.1, जिसमें हमने आपको दो कॉम्प्लेक्स प्लेन लिए थे, एक जेड प्लेन था और एक आपका डब्ल्यू प्लेन था भाई। एक तो जेड प्लेन था आपका, इधर तो हम जेड प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। एक आपका जेड प्लेन था और एक आपका डब्ल्यू प्लेन था। तो देखिए पहले थोड़ा सा डायग्राम बता देते हैं, तो थ्योरम का प्रूफ आगे लिखाएंगे। जेड प्लेन और एक आपका कौन सा प्लेन है भाई, डब्ल्यू प्लेन। यो वी एक्स वाई, वाई डैश एक्स डैश, यू डैश वी डैश। ये आपके इस प्रकार कोई पॉइंट था भाई, जेड नॉट। ये आपकी दो कर्व थी C1 एंड C2, C1 एंड C2। इस कर्व के अकॉर्डिंग आपने टेंजेंट लाइन खींची थी भाई। टेंजेंट जो एंगल बना रही थी आपकी अल्फा 1, इसके अकॉर्डिंग जो आपने टेंजेंट खींची थी वो एंगल बना रही थी आपकी अल्फा 2। ये जेड नॉट यानी पी जेड नॉट आपका कोई पॉइंट था, इसके नजदीक आपने एक Z1 पॉइंट लिया r डिस्टेंस पे, इसके नजदीक आपने एक Z2 पॉइंट लिया r डिस्टेंस पे। तो आपने जो पॉइंट लिए थे, Z0 से Z1 की जो डिस्टेंस थी वो r थी, Z0 से Z1 की जो डिस्टेंस थी वो r थी, और Z0 की Z2 से जो डिस्टेंस थी वो भी आपने कितनी ली थी भाई, r लेने के बाद फिर आपने देखा Z1 माइनस जेड नॉट, Z1 माइनस Z0 इक्वल टू आया था r e की पावर आयोटा थीटा 1। तो हमने कल आपको बताया था जैसे कि ये आपका कितना है भाई, जेड नॉट बता देंगे। सिमिलर केस में हमने यहाँ पे लिया था, इसकी इमेज जो है वो आई थी आपकी P डैश। कितनी इमेज आई थी भाई आपकी P डैश। इसके करस्पॉन्ड जो आपको कर्व मिली थी वो थी आपकी एक तो गामा 1 और एक कर्व थी आपकी गामा 2। गामा 1 गामा 2, इसकी जो इमेज आई थी वो आई थी P डैश डब्ल्यू नॉट। इसके करस्पॉन्ड जब आपने टेंजेंट लाइन खींची और इसके करस्पॉन्ड जो टेंजेंट लाइन खींची, ये वाली टेंजेंट लाइन आपका एंगल क्रिएट कर रही थी भाई बीटा 1, और इसने जो एंगल क्रिएट किया वो एंगल था आपका बीटा 2, ठीक है भाई। Z1 के करस्पॉन्ड इमेज आई आपके पास W1 और Z2 के करस्पॉन्ड आपके पास इमेज आई W2। अब ये डिस्टेंस नहीं पता भाई, यहाँ तो हमारे पास r डिस्टेंस थी, अब ये आपकी इक्वल भी आ सकती है और अनइक्वल भी आ सकती है। तो इस डिस्टेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी इक्वल भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो इस डिस्टेंस के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो भाई, इक्वल भी आ सकती है और आपकी इक्वल भी नहीं आ सकती, ठीक है भाई। यहां से देखिए आगे, इस थ्योरम का प्रूफ हमने कराया था कल, तो थ्योरम के प्रूफ में हमने आपको वहां तक लिखा दिया था। देखिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं आपको कि जैसे आप, ये आपका कोई भी जेड पॉइंट होता है, जेड के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एंड वाई। ऑरिजिन से डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ जेड निकल के आती है, ये आपका वाई होता है और ये आपका एक्स और ये होता है आपका थीटा। यानी कि एक्स इक्वल टू होता है आपका आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू होता है आपका आर साइन थीटा। जेड इक्वल टू होता है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वल टू होता है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई। इसी प्रकार Z1 माइनस Z0 भी आपका एक R को रिप्रेजेंट करेगा। जब x की वैल्यू रिप्लेस करते हो तो आपका R cos थीटा, R sin थीटा, R एज ए कॉमन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा e की पावर आयोटा थीटा। R क्या है भाई, ऑरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहां से जब कल हम आपको जब सॉल्व करा रहे थे, ये Z0 पॉइंट था, एक Z1 था। देखो ये Z0 पॉइंट है और ये आपका Z1 है, इन दोनों को मिलाया भाई आपने, क्या किया भाई, मिलाया। ये हो गई इनकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है भाई r, यानी कि Z1 और Z0 का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है भाई, r के इक्वल है।
किसके इक्वल है भाई? आर के इक्वल है। अब ये आर के इक्वल है, अब ये एक्स एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ ट्रायंगल बनाएगी बनाएगी। तो हमने क्या किया, Z1 माइनस Z0 इक्वल टू आर। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक एक्सिस खींच दी भाई, इस पे कितना एंगल बना रहा है? सपोज कीजिए भाई थीटा 1, कितना एंगल बना रहा है? थीटा 1। तो यहाँ से Z1 माइनस Z0 इक्वल टू आ जाएगा आप आर ई की पावर आयोटा थीटा 1। सिमिलर केस में Z0 और Z1, ऐसे ही Z2 और Z0, ये डिस्टेंस भी आपकी R थी, बट ये कुछ दूसरा एंगल बनाएगा। ये बना रहा है सपोज कीजिए थीटा 2। कितना एंगल बना रहा है भाई? थीटा 2। तो कल हम यहां तक बता चुके थे आपको Z1 माइनस Z0 और Z2 माइनस Z0 की वैल्यू। ठीक है भाई, इसके करस्पॉन्ड जो इमेज आई, ये डिस्टेंस आर के इक्वल हो कोई गारंटी नहीं, ये डिस्टेंस आर के इक्वल हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो इस डिस्टेंस को हमने किसके इक्वल मान लिया? λ1 के, और इस डिस्टेंस को हमने किसके इक्वल मान लिया? λ2 के। तो इस डिस्टेंस को आपने λ1 माना, इस डिस्टेंस को आपने λ2 माना। तो इसी प्रकार जब हम W1 माइनस W0 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये λ1, अब सपोज कीजिए ये भी कितना एंगल बना रहा है? कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ही बनाएगा। सपोज करो ये कितना एंगल बना रहा है? φ1। ऐसे ही W2 माइनस का W0, ये भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। डिस्टेंस कितनी मान ली? λ2। ये भी कितना एंगल बनाएगा? सपोज कीजिए φ2। ये कितना एंगल बना रहा है? φ2। अब देखिए जैसे ही r टेंड्स टू 0, ये जो है हमने बहुत ही एडजेसेंट पॉइंट लिया, बहुत ही नजदीक पॉइंट लिया है। जैसे ही r टेंड्स टू 0 तो Z1 आपका किसकी ओर जाएगा? Z0 की ओर। जैसे ही Z1 Z0 की ओर जाएगा तो ये जो लाइन थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? टेंजेंट में। और टेंजेंट में कन्वर्ट होते ही ये जो आपने एंगल माना है कितना? एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1। जब ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 बना रही है तो अब देखो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? अल्फा 1। जैसे r टेंड्स टू 0, Z1 टेंड्स टू Z0, Z1 Z0 की ओर जाएगा और ये जो एंगल आपका थीटा 1 बन रहा था वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा 1 पे। जैसे ही Z2 भी Z0 की ओर जाएगा तो r टेंड्स टू 0, तो ये एंगल भी किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? आपका अल्फा 2 पे। तो यानी कि जैसे ही आप r टेंड्स टू 0 लोगे, यानी कि Z2 टेंड्स टू Z0 और Z1 टेंड्स टू Z0। ठीक है, तो r टेंड्स टू 0 लेने पर आपका थीटा 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा 1 में। और थीटा 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा 2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अल्फा 2 में। ये कन्वर्ट होगा आपका अल्फा 1 में और ये कन्वर्ट होगा आपका अल्फा 2 में। तो देखिए भाई, इससे आगे यहां तक हम आपको बता चुके थे भाई। अब इसके बाद हमें यूज करना था स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन था, ये तो एनालिटिक की डेफिनेशन का यूज किया था अभी तक हमने। अब हमारे पास थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, थ्योरम का स्टेटमेंट गिवन था भाई आपके लिए, एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। चलो ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन गिवन है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड नॉट इक्वल टू 0, तब ये अनुकोण है। अनुकोण मीन कन्फॉर्मल मैपिंग है, और कन्फॉर्मल मैपिंग प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा भाई? अब आपको शो करना होगा कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए इन दोनों के बीच में एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। यानी कि इन दोनों टेंजेंटों के बीच में एंगल, इन दोनों के टेंजेंटों के बीच में एंगल कैसा होना चाहिए? सेम। और साथ ही इन दोनों की डायरेक्शन भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो देखिए भाई, कल हम आपको लिखा चुके थे भाई गामा 2 के अनुदिश। तो यहां तक हमने लिखा दिया था W1 माइनस का W0 इक्वल टू, सपोज कीजिए कितना डिस्टेंस है λ1 और कितना एंगल बना रहा है आपका φ1। ऐसे दूसरा लिखाया था हमने W2 माइनस का W0 इक्वल टू λ2 e की पावर आयोटा φ2। ये φ1 एंगल था और ये आपका एंगल कितना था भाई? φ2। ये φ1 एंगल था और ये वाला जो एंगल था वो आपका कितना था भाई? φ2। एक φ1 एंगल लिखा और एक आपने एंगल लिखा कौन सा भाई? φ2। देखिए भाई, यहां से अब इसे सॉल्व करेंगे। अब डेरिवेटिव दिया हुआ है और डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल नहीं है भाई? 0 के इक्वल नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड नॉट इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड नॉट इक्वल टू 0।
सिंस fz is analytic at z0, hence therefore f dash z0 exit। तो डेरिवेटिव जो है इसका क्या कर जाएगा भाई, एग्जिट करेगा, डेफिनेटली क्या करेगा भाई, डेरिवेटिव एग्जिट करेगा। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो आप जानते ही हो भाई। अब डेरिवेटिव आप चाहें तो इस कर्व के अकॉर्डिंग निकाल लो, चाहे इस कर्व के अकॉर्डिंग निकाल लो, डेरिवेटिव हमेशा कैसा निकल के आना चाहिए, सेम। एक बार तो चाहे तो आप इस कर्व के अकॉर्डिंग निकालो, चाहे इस कर्व के अकॉर्डिंग निकालो, तो z1 टेंड्स टू z0 यानी r टेंड्स टू 0, तो डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो देयरफॉर डेरिवेटिव निकालिए भाई, क्या आएगा, लिमिट z1 टेंड्स टू z0, z1 किसकी ओर टेंड्स हो रहा है, z0 की ओर, f z1 माइनस एफ जेड नॉट अपॉन z1 माइनस z0। हाँ भाई, वैल्यू ऑफ एफ z1 बताइए भाई, लिमिट z1 टेंड्स टू z0, एफ z1 किसके इक्वल था भाई, z1 की इमेज कितनी है, w1, इमेज ऑफ z2 w2, तो w1 माइनस का w2, z1 माइनस का z0। अभी मैंने आपको बताया था भाई w1 माइनस का w0, w1 माइनस का w0 कितना है भाई, ये जो इमेज है वो आपकी w0 की है भाई। w1 माइनस w0 कितनी डिस्टेंस थी, λ1, कितना एंगल क्रिएट कर रहा था x एक्सिस के साथ में, φ1, तो यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई लिमिट, ये आ गया आपके पास λ1 e की पावर आयोटा φ1, z1 माइनस z0 का मान कितना था भाई, r था भाई, z1 माइनस z0 बराबर r, और कितना एंगल बना रहा था, सपोज कीजिए θ1। ऐसे ही z2 माइनस z0 का मान भी कितना था, r, और कितना एंगल बना रहा था, सपोज कीजिए θ2 विद x एक्सिस। ठीक है भाई, तो z1 माइनस z0 कितना आएगा भाई आपका, r e की पावर आयोटा θ1, r e की पावर आयोटा θ1। जैसे z1 z0 की ओर जाएगा तो r टेंस टू क्या हो जाएगा आपका 0, z1 जैसे ही z0 की ओर जाएगा तो आपका जो r होगा वो r टेंस टू 0, r जो है वो किसकी ओर जाएगा आपका 0 की ओर जाएगा। तो देखिए आगे, अब देखिए यहां से भाई ये डेरिवेटिव है, अब डेरिवेटिव भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा तो ये भी एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा भाई, और एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस होगी, तो इसको क्या कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे। सपोज कीजिए ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे, लैम्बडा डिस्टेंस पे, और विथ एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, सपोज कीजिए फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है भाई, ये फाई एंगल बना रहा है, एफ डैश z0। ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, और कितनी डिस्टेंस पे है, लैम्बडा डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से आपका चल रहा है लिमिट r टेंस टू 0 लैम्बडा अपॉन r e की पावर आयोटा φ1 माइनस का θ1, φ1 माइनस का θ1। ठीक है, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव था वो 0 नहीं था, तो कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा ना इसका। तो सिंस डेरिवेटिव ऑफ f डैश z0 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लेट कर लिया आपने, देयरफॉर आपने लेट किया भाई f डैश z0 इक्वल टू लैम्बडा e की पावर i5, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा ये। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन बोथ साइड्स, तो लैम्बडा इक्वल टू आ जाएगा लैम्बडा अपॉन r, यानी कि मॉडुलस ऑफ f डैश z0, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, f डैश z0 की। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो रियल पार्ट आ रहा है ये वाला, तो यानी कि
कंपेरिजन बोथ साइड, सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू आएगा लिमिट r टेंड्स टू 0 लैम्डा अपॉन r, यानी कि मॉडुलस ऑफ f डैश जेड 0 एंड लिमिट इस पे लगाओ भाई, लिमिट r टेंड्स टू 0 फाई, यहां से देखो फाई है थीटा की, थीटा से तो निकालिए भाई, लिमिट r टेंड्स टू 0 फाई 1 माइनस का थीटा 1। हाँ भाई लिमिट r टेंड्स टू 0 अप्लाई कीजिए, देखिए अभी बता देते हैं इसको। देखिए अभी पहले इसको, इस टर्म को कंप्लीट कर लीजिए, मैं अभी बता दूंगा आपको। देखिए कंपैरिजन करोगे, रियल पार्ट तो ये हो गया, यानी कि एक इसके इक्वल है एफ डैश जेड 0, यानी रियल पार्ट यानी इसका मॉडुलस आर ई की पावर आयोटा थीटा आता है ना भाई, जब जेड लिखते हो जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो यानी कि आर क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड 0 तो आ गया आपका लैम्डा अपॉन आर लिमिट आर टेंड्स टू 0, और फाई की वैल्यू आ रही है आपकी, लिमिट लगाइए भाई फाई 1 माइनस का थीटा 1, जैसे ही आपका r टेंड्स टू 0 होगा, r टेंड्स टू 0 होगा, तो ये जो थीटा 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा 1 में, ऐसे थीटा 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा 2 में, और यहाँ से जैसे ही आपका लैम्डा 1 टेंड्स टू 0 होगा, तो यहाँ से w1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो एंगल है फाई 1 बनाएगा, ये एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बीटा 1 में, तो यहाँ से ये वाला तो एंगल आ गया आपका बीटा 1, कितना हो जाएगा बीटा 1, ऐसे ही r टेंड्स टू 0 होगा और लैम्डा 1 टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये बीटा 1 में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अभी तो आप इस कर्व के अकॉर्डिंग चल रहे हो, सिमिलरली आप कौन सी कर्व के अकॉर्डिंग चलोगे, सेकंड कर्व के अकॉर्डिंग, अभी हम आपको क्लियर कर देंगे कैसे आया, एक मिनट रुक जाइए भाई। सिमिलरली तो यहां से देखिए भाई, तो फाई इक्वल टू आ गया बीटा 1 माइनस का अल्फा 1, तो यहां से आपके पास फाई इक्वल टू बीटा 1 माइनस का अल्फा 1, यानी कि बीटा 1 की वैल्यू आ गई आपके पास फाई प्लस का अल्फा 1, फाई प्लस का अल्फा 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लीजिए फाई प्लस का अल्फा 1, फाई प्लस का अल्फा 1। सिमिलरली भाई डायग्राम अब तो मिटा दें आपको, अब तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, डायग्राम से कुछ पूछना है क्या, डायग्राम से कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं डायग्राम हटा देते हैं, बोलिए भाई। इस टर्म को मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कैसे लेट किया, डायग्राम से कुछ पूछना हो तो बताइए भाई, बढ़े तो आगे, तो देखिए भाई सिमिलरली when z2 टेंड्स टू z0 देन, तो वो तो सेम ही रहेगा डेरिवेटिव, तो जब डेरिवेटिव सेम रहेगा तो यहां से बीटा 1 निकला है, यहां से क्या निकलेगा बीटा 2, फाई प्लस का अल्फा 2 हो जाएगा, यहां से फाई प्लस का अल्फा 2, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो इक्वेशन है वो आपकी हो जाएगी सेकंड। अब हमने बताया था कि ये जो मैपिंग है कन्फर्मल होगी या नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है, तो ये मैपिंग जो है आपकी कन्फर्मल होगी कब, जब इसके बीच में जो एंगल, इसके बीच में एंगल मतलब टेंजेंट, इस पे टेंजेंट बीटा 2 और बीटा 1 के बीच में जो एंगल है, और जेड प्लेन में जो आपने एंगल निकाला था अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में जो एंगल है, दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और इनकी डायरेक्शन भी कैसी निकल के आनी चाहिए, सेम निकल के आनी चाहिए। तो डायरेक्शन अगर सेम आ जाए और एंगल भी सेम आ जाए,
तो देखिए भाई, तो अनुकोण हो जाएगा आपका। तो यहां से देखिए फ्रॉम 1 and 2, अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 निकालिए भाई, बीटा 2 माइनस बीटा 1 निकाल के देखिए, बीटा 2 में से बीटा 1 को सबस्ट्रैक्ट कीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा 2 माइनस का अल्फा 1, यानी कि बिटवीन टू आर्क एंगल आर सेम, दोनों आर्कों के बीच में जो एंगल है वो आपका कैसा है भाई, सेम है, और साथ में इनकी डायरेक्शन कैसी थी, सेम थी, लैम्बडा अपॉन आर, और वहां से भी आपकी लैम्बडा अपॉन आर सेम आएगी, एफ डैश जेड 0, ठीक है, डायरेक्शन आपकी कैसी है, सेम है। Hence intersection angle between curve या arc C1 and C2 are same as between arc gamma 1 and gamma 2, and directions are also same, therefore mapping is conformal mapping, therefore mapping is conformal mapping, therefore मैपिंग इज कन्फॉर्मल मैपिंग। तो मैपिंग को अगर आपको कन्फॉर्मल प्रूव करना है तो उसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसका जो डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इस सफिशिएंट कंडीशन के अनुसार। अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, Z1 टेंस टू Z0 के करस्पॉन्ड आप चले थे, FZ1 W पे जा रहा था, ये W नॉट पे जा रहा है, Z1 माइनस Z नॉट, ये आपका निकला था लैम्बडा 1, ये आपका RE की पावर I5 कंपेरिजन किया। अब देखो ये कह रहे हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूछ रहे हैं कि आपने ये कैसे लेट किया। देखिए इसका रीजन बताते हैं आपको, देखिए भाई यहाँ से इसे लिख लिया होगा इधर से, तो देखिए भाई कैसे लेट किया, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश जेड 0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई, इसके जो डेरिवेटिव की वैल्यू है क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव है, जैसे Z0 पर डेरिवेटिव निकाला तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आएगी, कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा, अब इसके प्लेन में पोजीशन दिखाओगे तो कितनी आ रही है, 1 1, और जिस डिस्टेंस r यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी अंडर रूट, तो ये आपका y है 1, ये आपका x भी 1 है, तो यहाँ से आपका z इक्वल टू होता है r मीन्स मॉडुलस ऑफ z e की पावर आयोटा थीटा, मॉडुलस ऑफ z कितना, अंडर रूट 2 e की पावर आयोटा थीटा, थीटा बराबर होता है आपका tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स 1 कितना होगा आपका π/4, कितना होगा π/4, तो क्या आ गया यहाँ पे देखो, लैम्बडा है कोई तो लैम्बडा मान लिया, कोई एंगल क्रिएट कर रहा है तो कोई एंगल मान लिया फाई, समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या हो, उसका जो डेरिवेटिव था वो 0 नहीं था, 0 होता तो डायरेक्ट ही 0 आ जाता है एफ डैश जेड 0 का मान, अब 0 नहीं है तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई ना कोई लिमिट निकल के आएगी, लिमिट निकल के आएगी तो उसका मॉडुलस भी प्रेजेंट होगा, और वो एक्स एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल भी बनाएगा, लिमिट भी एग्जिट करेगी, तो हमने इसे किसके इक्वल मान लिया, लैम्बडा यानी उसका मॉडुलस e की पावर आयोटा 5, और इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच के एंगल के इक्वल आ गया, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो आपकी जो मैपिंग है वो आपकी कैसी मैपिंग है, कन्फॉर्मल मैपिंग है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, आपकी एग्जाम पेपर में बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछी गई है भाई, 5 6 11 3। अब देखिए इसके बाद इसमें से केवल हमें 2 थ्योरम और करानी है आपको,
और एग्जाम्पल हम करा चुके हैं, एक दो एग्जाम्पल बच जाते हैं, उनको आप कर लेना, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो देखिए भाई, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर नेक्स्ट, देखिए भाई, थ्योरम नंबर 5.3.2, a small arc in the z plane and a small arc in the z plane and a small arc in the z plane and a small arc in the z plane through the point z0, through the point z0 या z0 is magnified in the ratio f dash z one in the w plane under the transformation w equals to fz, where fz is regular, where w equals to fz is regular and derivative of fz at point z0 not equals to 0। देखिए, थ्योरम नंबर 5.3.2 गिवन है आपके लिए, ए स्मॉल आर्क, एक स्मॉल आर्क लेनी है, कहां पर वो बात करेगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए स्मॉल आर्क इन द जेड प्लेन, कहां पे चाहिए, एक जेड प्लेन बनाओगे, एक्स एक्स डैश वाई डैश, एक स्मॉल आर्क ले ली भाई। अब सपोज कीजिए डीएस लेंथ की है, कितने लेंथ की है भाई, डीएस लेंथ की है। ए स्मॉल आर्क इन द जेड प्लेन थ्रू द पॉइंट जेड नॉट, ये किसी पॉइंट जेड नॉट से क्या हो रही है भाई, पासिंग हो रही है, क्या हो रही है भाई, पासिंग, कोई दिक्कत। ए स्मॉल आर्क इन द जेड प्लेन थ्रू द पॉइंट जेड नॉट इज मैग्निफाइड, आवर्धित होगी यानी कि बढ़ जाएगी, मैग्निफाइड इन द रेशियो, इस रेशियो में एफ डैश जेड जीरो रेशियो 1, इस रेशियो में इन द डब्ल्यू प्लेन में इस रेशियो में क्या हो जाएगी भाई, मैग्निफाइड हो जाएगी। डब्ल्यू प्लेन में यू और बी, डब्ल्यू प्लेन में इस रेशियो में ये क्या हो जाएगी भाई, मैग्निफाइड। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग दी हुई है, W equals to fz, where fz is a regular function and fz0 not equals to 0। हाँ भाई, रेगुलर फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा आपका, हाँ भाई आप रिजॉइन करोगे, जस्ट रिजॉइन कीजिए भाई क्लास को, रिजॉइन कीजिए क्लास।